इस टाइम पर लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, पूरी तरीके से पागल होए चले जा रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन इसके बीच में हेमा मालिनी को रील बनानी है, इनको टिकटॉक पे स्टार बनना है। और देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर रील कैसे बनाई जा रही है। लेफ्ट में वेव किया जा रहा है, राइट में वेव किया जा रहा है, लेकिन लेफ्ट राइट में कोई भी नहीं खड़ा हुआ यहां पर रील बनाने के लिए। ऐसा लग रहा है ये सारे के सारे लोग जो हैं ये मोदी जी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। मोदी जी भी इधर उधर देख के वेव ऑफ करते हैं, जबकि कोई आजू बाजू में नहीं खड़ा होता। हेमा मालिनी यहां पर बसंती चाची मोड में आ चुकी है फुल ऑन। लेकिन बसंती चाची से बोलना चाहता हूं कि अगर आपको टिकटॉक रील बनानी है इस भसड़ के बीच में, तो यार अश्विनी वैष्णव को कांटेक्ट करो ना, या फिर और कुछ नहीं है तो जयशा से इंस्पिरेशन ले लो यार। रील बनाने के मामले में आजकल जयशा का भी नाम काफी ज्यादा चल रहा है। रिसेंटली देखी थी ना, रील बनाई थी इन्होंने। अब जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड में सब लोग इस टाइम पर एक दूसरे से लड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे ऊपर इस टाइम पर नाम आ रहा है ईरान और इजराइल का। ईरान ने फिर से एक बार इजराइल के ऊपर बहुत सारी मिसाइलें फेंकने का काम किया और इनमें से बहुत सारी तेल अवीव पे जाकर के गिरी हैं, जो कि इजराइल की कैपिटल है। अभी तक इजराइल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन पता नहीं सारी बड़ी बड़ी बातें कहां चली गई। लेकिन आपको फोटोज दिखाना चाहता हूं जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कुछ इसी तरीके की हालत कुछ एक साल पहले या कुछ महीनों पहले गाजा की देखी जा रही थी, लेकिन आज तेल अवीव में सेम तरीके की सिचुएशन यहां पर देखी जा रही है। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि कुछ महीनों के अंदर जो चीज गाजा के साथ हो रही है वो यहां पर इजराइल के साथ होगी, एंड इजराइल पूरी तरीके से बेबस नजर आएगा इस पूरी सिचुएशन में। इनफैक्ट आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं, आपको साफ नजर आएगा कि स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको काफी भारी नुकसान पहुंचा है। ये भी बताया जा रहा है कि 250 लोगों के आसपास यहां पर उनको इंजरी हुई है, चोट लगी है, एंड डेफिनेटली नुकसान कितना है ये आप देख ही सकते हो इस वीडियो के अंदर। इसी के बीच में जरा बात करना चाहता हूं मोसाद के बारे में, जो कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। अबे इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी इंटेलिजेंट है कि इसको अपने ऊपर आते हुए गोले नहीं नजर आते। जब तक ये सोच रहे होते हैं, गूगल मैप पे ढूंढ रहे होते हैं कि हमारे ऊपर कहां से मिसाइल आ रहा है, तब तक इनके ऊपर फुफ मिसाइल फूट जाता है और ये नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। रिसेंटली इनका ऑफिस जो है वही नेस्तो नाबूद हो गया। ये है इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी। और इंडिया में बैठे कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल से सीखो, इजराइल कैसे लड़ाई करता है। नहीं सीखना भैया इजराइल से। उसके अलावा इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के बारे में बात करना चाहता हूं। इनका एक स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि ईरान डिफेंस मिनिस्टर सेज खामेनी कैन नॉट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, भैया तुम पहले अपनी स्लोनेस का इलाज कर लो। वहां से ईरान मिसाइल फेंक रहा है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार मिसाइल कहां पर गिरने वाली है, उसको इंटरसेप्ट कैसे करना है। इनका जो आयरन डोम है वो अभी भी 2G के जमाने में अटका हुआ है, बफरिंग यहां पर कर रहा है। लोग 5G में यहां पर पहुंच चुके हैं। मेरे हिसाब से आयरन डोम खुद भी यहां पर गूगल मैप्स पे सर्च कर रहा है कि आखिरकार ये मिसाइल कौन से रूट से आ रही है। इनका आयरन डोम बार बार रीरूटिंग में ही लगा रह जाता है और इनके ऊपर आके फुफ मिसाइल फूट के इनको नेस्तो नाबूद कर देती है। इनफैक्ट आने वाली मिसाइल ही कह रही है मैं यहां पर से आ रही हूं, मुझे यहां से पकड़ लो भाई। लेकिन फिर भी ये लोग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी इनकी सिचुएशन इस टाइम पर हो चुकी है। ये इतने ज्यादा स्लो है कि मुझे तो लग रहा है कि अभी तक ये मैनुअल पढ़ रहे हैं कि आखिरकार आयरन डोम को चलाना कैसे है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं कि हाउ टू इंटरसेप्ट मिसाइल्स। अभी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस कर कुछ भी नहीं रही है, लेकिन सपने देखने में पूरी तरीके से नंबर 1 है। इनका ये सपना सवरना चल रहा है अभी तक कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और इनको सारी सिचुएशन से बचा लेंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप वहां से एक मिसाइल उड़ा करके फेंकेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन इनका कोई भी सपना पूरा होता हुआ यहां पर नजर नहीं आ रहा। इनफैक्ट एक और सपना ये बहुत दिनों से देख रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे पूरी तरीके से। बार बार एक बात को बोल रहे हैं। इसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ इस तरफ इशारा किया, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से यहां पर ट्रेड की बातें शुरू कर दी है। और देखो सपना सवरना। इनफैक्ट इनकी डिफेंस फोर्सेस की हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि इनका जो ग्रुप है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इनके सब चाचा बने हुए हैं इस टाइम पर, वो इस टाइम आसिम मुनीर से हेल्प मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे को आपकी स्ट्रैटेजी की जरूरत है। भाई अगर तुम लोग आसिम मुनीर के भरोसे हो ना इस लड़ाई के अंदर, मैं बता रहा हूं इजराइल के लोगों छोड़ के निकल लो यहां से, जिस तरीके से तुम जर्मनी से निकले थे। इसी के साथ एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये है तेल अवीव का डाउनटाउन, जहां पर काफी बड़ा धमाका हुआ एंड बताया जा रहा है कि यहाँ पर ईरान ने फतेह-1 मिसाइल जो है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल वो गिराने का काम किया है। अब ये फतेह-1 और हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है इसके बारे में भी बहुत डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पर बैठे भक्त सोच रहे हैं कि काश मोदी जी के पास ये मिसाइल आ जाए, अभी के अभी कुणाल कामरा के ऊपर फेंक देंगे, सारे कॉमेडियंस और सारे यूट्यूबर्स के ऊपर फेंक देंगे। अभी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही डिफरेंट तरीके का वीडियो है और इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि इसकी ट्रेजेक्ट्री आखिरकार कैसे होती है, पाथ आखिरकार किस तरीके से होता है इस हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-1 का। अब वैसे बहुत सारी मिसाइल्स दागी जा चुकी है ईरान की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी,
लेकिन ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह 1, इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट ये है कि ये हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक का मतलब ये होता है कि ये साउंड की स्पीड से 8 से 15 गुना ज्यादा तक तेज यहाँ पर चल पाती है। 25,000 किलोमीटर पर आवर के आसपास लगभग इसकी स्पीड रहती है, जो कि अपने आप में काफी फास्ट है और आयरन डोम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है इसको इंटरसेप्ट करना इसकी स्पीड की वजह से। अब जहां पर एक स्पीड का फैक्टर तो है इसको इंटरसेप्ट करने में, जो रोड़ा बना हुआ है, आयरन डोम पूरी तरीके से रीरूट हो रहा है, यहाँ पर बफरिंग कर रहा है। इसके अलावा उससे भी बड़ा रीजन यहाँ पर है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये अपने आप को मनूवर कर सकती है वाइल ट्रैवलिंग। मतलब जब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है नेस्तो नाबूद करने के लिए, तो ये अपने पाथ को चेंज करती रहती है। और इसीलिए मैं फिर से आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगा। ये जो आपको हवा का गोला सा नजर आ रहा है, ये एक्चुअली इसकी ट्रेजेक्ट्री है। ये अपने पाथ को बार बार चेंज कर रही है, मनूवर कर रही है मिसाइल अपने आप को। एंड इस वजह से भी ये जो आयरन डोम है इस टाइम पर फेल हुआ पड़ा है। फतेह 1 की वजह से इस टाइम पर इजराइल की हालत काफी ज्यादा उड़ी हुई है। इजराइल और देशों से यहाँ पर सपोर्ट मांग रहा है एंड खास तौर से अमेरिका से एक मिसाइल बार बार मांगी जा रही है, क्योंकि फर्दों की जो फाइट है काफी ज्यादा गहरी है, काफी ज्यादा डीप है। इसलिए इजराइल ये चाह रहा है कि अमेरिका अपने एक मिसाइल को यहाँ पर फेंके जो कि जमीन के अंदर चीजों को नेस्तो नाबूद कर दे। लेकिन भाई इस सब के बीच में पूछना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ है? वहां पर से हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिर रही हैं इजराइल के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप कहीं नजर नहीं आ रहा। ये पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट छोड़ करके अमेरिका वापस आया और ये कहा गया कि ये तो अब किसी ऑर्डर पे साइन कर देगा। ऑफिशियली अमेरिका इजराइल और ईरान की वॉर में यहाँ पर दखलंदाजी करने वाला है और एक पार्ट लेने वाला है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वापस आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? फ्लैग पोस्ट लगाने का काम शुरू कर दिया। भाई फ्लैग पोस्ट लगाने के लिए वापस आया था यहाँ से। वाह, कितना इंपॉर्टेंट काम था ये। मतलब कल को क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? G20 समिट से डोनाल्ड ट्रंप वापस निकल रहे हैं अमेरिका के लिए और ये पता चलेगा बाद में कि ये अपने गार्डन को यहाँ पर पानी देने के लिए वापस निकले थे। ईरान यहाँ पर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को यूज कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? अपनी नेक्स्ट सोशल मीडिया पोस्ट की शायद तैयारी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर ही लड़ाई लड़ने वाले हैं, उसके ज्यादा और कुछ भी नहीं करने वाले। ईरान को अटैक करने का पूरा तो प्लान है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया ट्रूथ पे। इनफैक्ट 2 दिन पहले तक ये कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप की ईरान की सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं हमारे को पता है, अभी के लिए हम उनको छोड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। अब ये कह रहे हैं कि दोनों ही देश मुझसे डील कर ले, ईरान मेरे साथ डील कर ले, मैं अभी भी यहां पर एक मौका दे रहा हूं। इनको अभी भी डील की पड़ी हुई है भाई। ये बिल्कुल पूरी तरीके से पागल है। मतलब इसका पागलपन जो है ना, ये हमारे चीचा से भी ज्यादा आगे जा चुका है। इसी के बीच में एक न्यूज ये भी निकलकर सामने आई कि इजराइल के एक हॉस्पिटल को यहाँ पर निशाना बनाया गया एंड इसके ऊपर मिसाइल गिराने का काम किया गया। देखो यार, मैं कहीं से भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। जिस टाइम पर गाजा के साथ सेम चीज हो रही थी, गाजा के हॉस्पिटल्स को अटैक किया जा रहा था, उस टाइम पर भी मैंने इसको कॉल आउट किया था। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था और आज भी अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। हालांकि ईरान का ये कहना है कि इस हॉस्पिटल के नीचे एक बहुत बड़ा आर्मी का बेस बना रखा था इन लोगों ने, एंड क्योंकि यहाँ पर इस आर्मी के बेस को खत्म करना था, यहाँ पर इन आर्म्स को खत्म करना था, इस वजह से इस हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुंचा है, जो कि एक तरीके से इनएविटेबल था। लेकिन मेरे हिसाब से सिविलियंस को कहीं पर भी नहीं मारा जाना चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर कोई भी जगह हो, इजराइल हो, वहां पर सिविलियंस को यार नहीं मारा जाना चाहिए। एक हॉस्पिटल, वहां छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वहां पेशेंट्स होते हैं जिनकी शायद इस सब मैटर में कोई गलती भी नहीं होती है। छोटा बच्चा 2 महीने का, 3 महीने का, अब इसकी क्या ही गलती है इजराइल जो कर रहा है या फिर नेतन्याहू जो कर रहा है? आखिरकार वो उसकी सजा क्यों भुगते? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी देश ऐसा करे उसको नहीं करना चाहिए, पूरी तरीके से गलती है ये। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं बैठ करके इजराइल को, पूरा ट्रूथ पे बैठ करके पोस्ट डाल रहे हैं बार बार, लेकिन एक्चुअल सपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है ईरान की तरफ से। एंड आपको दिखाना चाहता हूँ, पुतिन और शी जिनपिंग जो है उन्होंने क्रिटिसाइज किया इजराइल के अटैक को ऑन ईरान। इन्होंने ये कहा है कि अर्जेंटली यहाँ पर डीएस्केलेशन होना चाहिए, एंड क्योंकि साइट्स के ऊपर यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है एंड यूएन की तरफ से कहा जा रहा है कि लीक की भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर सामने आ सकती हैं या फिर हो चुकी हैं ऑलरेडी। इसको लेकर अब रशिया और यहाँ पर चाइना ये कह रहा है कि इस चीज को डीएस्केलेट करना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस यहाँ पर बनकर के खड़ी हो जाएगी। वैसे आपको बताना चाहता हूँ, रशिया ने रिसेंटली यानी कि जनवरी में ही ईरान के साथ एक अग्रीमेंट किया था, कई सालों का अग्रीमेंट, एंड इस अग्रीमेंट के बाद साफ साफ सपोर्ट भी यहाँ पर देखी जा सकती है। अब अगर वेपन्स की बात करी जाए तो यहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेपन्स जो है वो रशिया के पास ही है और इसमें वेपन्स भी बहुत सारे हैं। अब ऐसे में अगर रशिया यहाँ पर कूदता है अमेरिका के बाद, तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं होने वाली। इनफैक्ट एक और जोक दिखाना चाहता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर। नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि इजराइल इज अ कैंसर लाइक एंटिटी एंड ब्लेम्स द वेस्ट फॉर द वॉर इन ईरान।
नॉर्थ कोरिया तक भी यहाँ पर इजराइल को कॉल आउट कर रहा है, उसको ये कह रहा है कि भैया ये बहुत गंदगी फैला रहा है पूरी सोसाइटी में। मतलब खुद की हरकतें एक से एक महान है। नॉर्थ कोरिया जैसा देश भी इजराइल को कॉल आउट करने का काम कर रहा है। जोक्स चल रहे हैं भैया एक से एक ऊपर। इतनी हंसी तो यार मुझे मोदी जी के स्टैंड अप शो में नहीं आती। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको रेस्क्यू करके इंडियन गवर्नमेंट ईरान से वापस इंडिया लेकर के आई है। एंड पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आर्मेनिया के बॉर्डर पे ये लोग थे, उसके बाद फाइनली इंडिया ये लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसको कहा गया था कि भैया ये आज तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो थोड़ा ठंडा निकल चुका है। क्योंकि ये पता चला है कि ये जो स्टूडेंट्स आए हैं वापस, इनको इनके घर पहुंचाने के लिए कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं करा जा रहा। एंड इनमें से एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको लेकर के IT सेल क्या कह रहे हैं ये भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को देखो। जो अभी इवैक्यूएट होकर लैंड किए हैं इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग। हमें रीएश्योर किया गया था हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें SRTC बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम SRTC बसेस में कश्मीर जा सकें। हमें रिएश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी हैव नो वन टू टॉक। दिल्ली एयरपोर्ट पे लोग लैंड किया और ये बता रहे हैं कि वहां पर कोई भी ऑफिशियल्स इनको नजर नहीं आ रहे। पहले कहा गया था कि इनको इनके घर तक फ्लाइट से पहुंचाया जाएगा या फिर बहुत सही तरीके से पहुंचाया जाएगा। और दिल्ली से जम्मू कश्मीर कोई बहुत ज्यादा पास नहीं है, काफी लंबा रास्ता है, 20 घंटे के आसपास का रास्ता है। एंड इनको यहाँ पर बुलाने के बाद एक नॉर्मल सी ऑर्डिनरी सी बस पकड़ा दी हमारे देश की सरकार ने इनको घर पहुंचाने के लिए। ये लोग 4 दिन से ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं। और मैंने कल आपको वीडियो दिखाई थी कि आर्मेनिया के बॉर्डर पे ये लोग ऐसे ही खड़े हुए थे, मतलब वहां पर ठीक से बैठने की जगह नहीं थी। और आप एक कंट्री से जब भागकर वापस अपने घर आ रहे हो तो उसमें बहुत तरीके की डिफिकल्टीज का आपको सामना करना पड़ता है। एटलीस्ट घर आने के बाद तो आपको कंफर्ट मिलना चाहिए ना, लेकिन घर आने के बाद भी इनको कंफर्ट नहीं मिल रहा। एंड इसका रीजन क्या है आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो और मैं भी अच्छे तरीके से जानता हूं। अगर यही लोग अहमदाबाद के होते ना तो इनको या तो वंदे भारत में अच्छे से भेजा जाता या फिर फ्लाइट में बिठा करके वापस भेजा जाता। लेकिन क्योंकि कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं तो इनके ऊपर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये पढ़ने गए क्यों थे ईरान यार, कश्मीर के स्टूडेंट्स। इनफैक्ट IT सेल यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि बताओ कैसे स्टूडेंट्स हैं, अब इनको लग्जरीज चाहिए यहाँ पर। एक्चुअली में यही प्रॉब्लम है इन लोगों की। कहते तो ये है कि मोदी जी मुसलमानों के लिए बड़ा काम करते हैं, ट्रिपल तलाक लेकर के आ गए, या फिर मोदी जी ईद मना रहे हैं, हर घर ईद पहुंचाई जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था मार्च के महीने में। लेकिन एक्चुअली में मुसलमानों के लिए क्या फील करते हैं ये टाइम टू टाइम पता चलता रहता है। ये जब भसड़ पूरी सामने है उसके बाद कश्मीर के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने इनके लिए एक स्पेशल बसेस का अरेंजमेंट किया जो कि इनको वापस इनके घर लेकर के आएंगी। लेकिन सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी ऐसी चीज सामने नहीं आई। खटारा बसें प्रोवाइड करी गई 20 घंटे का ट्रैवल करने के लिए। अरे बाहर आप सही से चीजें प्रोवाइड नहीं करा सकते, अपने घर में तो करवा सकते हो यार। टाइम्स अलजेब्रा यहाँ पर लिख रहा है मोदी गवर्नमेंट रेस्क्यूड कश्मीरी स्टूडेंट्स फ्रॉम ईरान अगेंस्ट ऑल ऑड्स आफ्टर लैंडिंग इन इंडिया। They refused to board the JK SRTC buses to Srinagar. Girl student says, "We are grateful to Modi ji for the evacuation, but why were there no flights from Delhi to Srinagar? We cannot afford the tickets. Are SRTC buses really the only option for us? Why didn't the government arrange flights for us फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर एज वेल?" मैं कहता हूं अगर फ्लाइट्स अरेंज नहीं करी जा सकती थी, अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने ब्रिज का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है यार। मोदी जी इनको आप अच्छी सी किसी ट्रेन से इनके घर वापस भेज देते, लेकिन नहीं, यहाँ पर इनको नॉर्मल ऑर्डिनरी सी बस थमा दी। देखो वहां से मोदी जी आप इन स्टूडेंट्स को निकाल करके लाए हो, हमारे देश के बच्चों को। एंड आपकी भाषा के हिसाब से आई अप्रिशिएट यू फॉर दिस, मैं आपकी काफी तारीफ करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अगर ये बच्चे कंफर्टेबली अपने घर तक पहुंच जाते तो मुझे लगता है कि और ज्यादा बेटर होता। इस पूरे ऑपरेशन को और ज्यादा सही तरीके से आप यूज कर सकते थे, आने वाले टाइम में इलेक्शंस में यूज कर लेते। अब इन बच्चों को ओमर अब्दुल्ला ने फाइनली बस ढंग की प्रोवाइड करा दी है एंड होपफुली ये बच्चे वापस पहुंच जाएंगे अपने अपने घरों में। एंड जितने भी लोग इस टाइम पर ईरान में फंसे हुए हैं, आई जस्ट होप कि वो सेफली वापस इंडिया पहुंच जाए। अब इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। मोटा भाई इज फाइनली बैक और मोदी जी के बचाव में मोटा भाई आ चुके हैं। मोटा भाई ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम ऐसा इंडिया बना देंगे कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आया करेगी। वाह भाई, तालियां हो जाए। लास्ट नाइट मैं यहाँ पर आया, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते। देखो यार, तुम काफी ज्यादा हेट करते हो। मोदी जी वहां पर जाके बोल रहे हैं लास्ट नाइट में यहां पर आया,
वो मोदी जी ने किसी रीजन से बोला था, क्योंकि मोटा भाई और पूरी सरकार की यहाँ पर प्लानिंग चल रही है कि इंग्लिश को पूरी तरीके से हमारे देश से हटा दिया जाएगा। जो इंग्लिश बोला करेगा उसको शर्म आया करेगी। वैसे अमित शाह जी, शर्म तो आनी चाहिए इंग्लिश बोलने वालों को, और जो खासकर से ऐसी इंग्लिश बोले। First of all, Smriti, I would like to congratulate you. I would like to congratulate you. ऐसे इंग्लिश बोलोगे तो इंग्लिश बोलने में शर्म भी आएगी, लेकिन जब आपके पापा हों अमित शाह, तो वो इंग्लिश को ही पूरी तरीके से हटा देंगे देश से। इंग्लिश बोलने वाले को शर्म आएगी, लेकिन इनको शर्म कभी भी नहीं आने वाली। अब वैसे इसके बारे में आपका क्या सोचना है, और आपका क्या सोचना है यहाँ पर ईरान और इजराइल के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। जाते जाते दो अपील आपसे करना चाहता हूँ। पहली अपील ये कि वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, वीडियो की शुरुआत में ही, मतलब कुछ पैसे वैसे नहीं लगते इसमें, और सच्चाई लोगों तक पहुंचती है। एक नेक काम होता है, गुड कॉज के लिए आप काम कर रहे हो यहाँ पर, जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्लीज आगे आओ, चैनल को ज्वाइन करो, या फिर आप सुपर थैंक्स का बटन दबा सकते हो, क्योंकि हम बहुत जल्द एक बहुत अलग टाइप का शो लेकर के आने वाले हैं। और अभी भी जो हम कर रहे हैं उसमें एक टीम एफर्ट लगती है, और यहाँ पर पैसे भी लगते हैं टीम एफर्ट के साथ। तो अगर आप आगे आओगे इस पूरी एफर्ट में, हमारे को सपोर्ट करोगे, तो डेफिनेटली ये चीजें हमारे लिए और ज्यादा आसान होंगी, सच और लोगों तक पहुंचेगा। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।